हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। आज की वीडियो में हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये 100 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो यूपी टेट के अकॉर्डिंग ये 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि पर्यावरण अध्ययन अर्थात EVS पर होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो ये प्रश्न आपके अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेट के अकॉर्डिंग। तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो जो ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है रण ऑफ कच्छ। जो ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। यह जो पड़ता है यह गुजरात में पड़ता है जो कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको बता दें जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वह समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ा कहा जाता है। याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी समुद्री क्षेत्र में पूछे तो आप बताइएगा समुद्री क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे वन के बारे में पूछे दोस्तों याद रखेंगे तो सुंदरबन, जो सुंदरबन बायोस्फीयर होता है ना वह मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है और जो कि वनों का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर कौन था, अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर कौन था, तो नीलगिरी बायोस्फीयर। याद रखना ये भारत का सबसे पहला जो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर। याद रखेंगे जो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर समुद्र की बात पूछे तो याद रखना समुद्र की बात पूछे दोस्तों तो मन्नार की खाड़ी। अगर यही पेड़ पौधों की बात पूछे, वनों की बात पूछे तो याद रखना सुंदरबन बायोस्फीयर जो कि मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, जो सबसे बड़ा वनों का बायोस्फीयर है। याद रखेंगे। तो इसका भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो रण ऑफ कच्छ है जो कि कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो यह गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। यही आपको बताना है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप बताइएगा अगता द्वीप है कि आपका माजुली द्वीप है, क्या आपका श्रीरंगम द्वीप है कि भवानी द्वीप है। आपको बता दें विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह मांजुली द्वीप है। याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह मांजुली द्वीप है और यह भारत के असम राज्य के ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। याद रखेंगे जो माजुली द्वीप है ना वह किस नदी पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है कहाँ पे दोस्तों, तो असम राज्य के ब्रह्मपुत्रा नदी पर यह स्थित है माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। जो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कौन ऐसी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों जो दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं उस नदी का नाम है दोस्तों याद रखेंगे गोदावरी। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। यह याद रखना दोस्तों गोदावरी नदी को ही हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वृद्ध गंगा से नाम से जानते हैं या गोदावरी या दक्षिण की गंगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। ठीक है। आगे आपको मैं एक बात और पूछूं दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक जो होता है वो कोसी नदी को कहते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बिहार का शोक किसे बोलते हैं, तो बिहार का शोक जो होती है दोस्तों वो आपकी कोसी नदी होती है। ऑप्शन नंबर डी भी ध्यान देखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं। याद रखेंगे दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आपको बता दें दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं और ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से दोस्तों कितनी होती हैं, 4 होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद रखना दोस्तों। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण
होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसको CO2 का नाम दे देते हैं, N2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों। इसके बाद आगे आप लोग देखिएगा CFC भी होता है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप लोग याद रखेंगे जिसको मीथेन बोलते हैं, ये भी ये दोस्तों जैसे CH4 आ जाए, CFC आ जाए, आपका N2O आ जाए, प्यारे आपका CO2 आ जाए, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो कौन ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, यही आपको बताना है। तो गंगा नदी है कि आपका यमुना नदी है कि आपका नर्मदा नदी है कि आपका गंडक नदी है, कौन ऐसी नदी है कि जो कि किस तरफ दोस्तों, तो पश्चिम की तरफ बहती है, यही आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम आपका नर्मदा है। याद रखेंगे नर्मदा ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। बातें याद रखना दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वह भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। और याद रखना दोस्तों ये नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है, तो नर्मदा नदी के बारे में पूछे तो तुरंत बताइएगा नर्मदा नदी जो पतन होती है, जो गिरती है, वह अरब सागर में गिरती है। इस बात को याद रखना दोस्तों, यह कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। और भारत की जो अधिकांश नदियाँ होती हैं वह पूर्व की ओर बहती हैं, और जो पूर्व की ओर बहती हैं वो कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया, और जो गंडक हो गया, जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, गंगा, यमुना और गंडक, ये कहाँ पे गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और किस तरफ बहती हैं, तो ये पूरब की तरफ बहती हैं। नर्मदा ही नदी एक ऐसी नदी है जो कि आपका किस तरफ बह रही है दोस्तों, तो दक्षिण की तरफ बह रही है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ को आप लोग कवर करते रहेंगे दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो कौन ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, जिसका एरिया सबसे कम है। आपका अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको बता दें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। प्रश्न के लेवल थोड़ा हार्ड हो सकते हैं प्यारे, इसलिए आप पूरी 100 वीडियो के जितने वीडियो में 100 प्रश्न हैं, प्रैक्टिस के आधार पर पूरे 100 प्रश्न को देखिएगा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही कर रखा है, तो याद रखेंगे जिससे आपकी तैयारियां सही तरीके से मालूम चल सके, जिससे आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कर सके दोस्तों। तो याद रखेंगे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिसका कोई भी एक ऐसा प्रश्न हो जिसका हम प्रैक्टिस आपको अभिषेक एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर करके हमारी भी मदद करिएगा, साथ साथ में दोस्तों की भी मदद करिएगा, जिससे अपना एक बड़ा परिवार बने और सीखने और सिखाने में और भी हम लोगों को अच्छा लगे। तो निम्न में से किस महाद्वीप का सबसे जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, तो यही बताना है दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये क्षेत्रफल में सबसे कम है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। सबसे बड़ा की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे सबसे पहला आता है आपका एशिया महाद्वीप, याद रखना दोस्तों एशिया महाद्वीप। इसके बाद आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप, ये भी चीज़ आप लोग याद रखते रहिएगा। इसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके बाद आपका आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद आपका आता है अंटार्कटिका, याद रखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। और इसके बाद आता है आपका यूरोप, इसके बाद लास्ट में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि इस क्षेत्रफल में सबसे कम है इसका क्षेत्रफल, ये बात पूछ सकता है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह एशिया महाद्वीप का है, ये भी बात पूछ सकता है। तो छोटे और बड़े दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। और चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। किस महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे तेजी से देखा गया है, याद रखना। तो कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें जलवायु परिवर्तन सबसे तेजी से होता है, आपको बता दें उस महाद्वीप का नाम क्या है दोस्तों। तो उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। इसका कारण ये होता है ना दोस्तों कि जो यह महाद्वीप है ना, यह लगभग पूरी तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। जो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से जो बर्फ से ढका हुआ है, याद रखेंगे। और सभी आयतन का 90% और ताजे, याद रखेंगे 90% भाग जो बर्फ से ढका है, और 70% जो होता है ना वह ताजे जल से ढका हुआ है। और इसी कारण जब थोड़ा भी वहाँ पे
टेम्परेचर हाई होता है तो जो बर्फ़ होता है वो पिघलने लगता है और यही बर्फ़ पिघलना ही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक बनता है दोस्तों। तो प्रश्न आपका ये बना है कि किस महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे तेजी से देखा गया है या देखा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। क्यों देखा जाता है, तो बर्फ के कारण, क्योंकि यह जो महाद्वीप है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समस्त पृथ्वी क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। याद रखेंगे, तो जो समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल है वह कितने % भाग पर जल है। जो पूरा आपका पृथ्वी का जो भूभाग है उसके कितने % भागों पे जल है और कितने % भागों पे स्थल है। दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से हम यही सीखेंगे प्यारे। तो याद रखना, तो जो जल है ना दोस्तों, याद रखेंगे उसका परसेंटेज कितना है, तो 71% भागों पे जल है। तो प्यारे याद रखना, आपका बच रहा है 29% भाग क्या है दोस्तों, स्थल से गिरा है। तो इसका करेक्ट आंसर जल का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे प्यारे 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल खारे पानी में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे जीवों की जो जलीय जीव होते हैं उनके जल में रहने की कुछ कंडीशन होती हैं। तो ये पूछा है कंडीशन में क्या है दोस्तों, कि कौन ऐसा जीव है जो केवल खारे पानी में रहता है, यही आपको बताना है। तो जो मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ खारे पानी और मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं। ये इसके बाद आपका है ट्राउल मछली, इसके बाद है आपका व्हेल शार्क और इसके बाद है ओटर। आपको बता दें दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जो व्हेल शार्क होती है ना, व्हेल शार्क जो होती है ना दोस्तों, एक केवल किस में पाई जाती है, तो केवल खारे पानी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महासागर में सबसे बड़ी मछली कौन सी है। ब्लू व्हेल है, क्या आपकी ट्यूना है, कि व्हेल शार्क है, कि आपका शार्क है, क्या है दोस्तों। तो महासागर में सबसे बड़ी मछली के बारे में बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, महासागर की सबसे बड़ी मछली जो होती है वह ब्लू व्हेल होती है और पृथ्वी पर अब तक की ज्ञात सबसे बड़ा जानवर है। बात याद रखना, इसकी जो लंबाई है लगभग 30 मीटर है। याद रखना दोस्तों, क्या नाम इसका, जो ब्लू व्हेल है, याद रखेंगे ब्लू व्हेल है, इसकी लंबाई 30 मीटर है। और अब तक की ज्ञात जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो जानवर की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल होती है जिसकी लंबाई 30 मीटर होती है। और महासागर में सबसे बड़ी मछली जो होती है ब्लू व्हेल को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राज्य पशु है। लगभग यूपी टेट के इतिहास में कितनों बार प्रश्न बना है प्यारे कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राज्य पशु है। याद रखेंगे दोस्तों, असम का, राजस्थान का, उड़ीसा का, कि हरियाणा का, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये पाया भी जाता है वहीं पे असम में। और याद रखेंगे दोस्तों, असम में एक अभ्यारण्य है जो काफ़ी चर्चाओं में रहता है, प्रश्न बन जाता है। यह अभ्यारण्य कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रखना दोस्तों, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वह कहाँ पे है दोस्तों, तो असम में है। और याद रखना दोस्तों, यह एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग के गैंडे के लिए। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे है दोस्तों, असम में है। कौन से पार्क में है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और कौन से राज्य का, ये राज्य का राज्य पशु है, तो याद रखना, ये भी याद रखना प्यारे, असम को याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न बन जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ चलते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर अभी आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप सब्सक्राइब ना करिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक करके मेरे हौसला को उजागर करिए, क्योंकि आपको एक वीडियो में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि किसी भी, चाहे आप प्रीवियस ईयर हो चाहे आने वाले प्रश्न के ईयर हो, अगर आप पूरे 100 प्रश्नों को देख रहे हैं तो याद रखना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हर वीडियो से, मैं हर वीडियो की बात करता हूँ, 1-2 प्रश्न जरूर से जरूर मिलने वाले हैं। याद रखना दोस्तों, मैं पूरे प्रश्नों की जिम्मेदारी तो नहीं कर सकता हूं कि पूरे प्रश्न मिल ही जाएंगे, लेकिन याद रखना 100 प्रश्न की श्रृंखला को देख लेना प्यारे, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि 2 से 3 प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। ये बात को याद रखना। अगर आपको लगेगा कि नहीं मिलेंगे तो प्रीवियस ईयर उठा लो। प्रीवियस ईयर में अपना देखिए दोस्तों कि लगभग हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। अब देखो, एक सींग वाला गैंडा जो कि आपका असम काजीरंगा नेशनल पार्क, लगभग 4-5 बार रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो ये प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न को तो कवर करना अपना नैतिक कर्तव्य बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं,
12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का ऑरेंज सिटी किस शहर को कहते हैं। याद रखना दोस्तों, तो भारत का जो ऑरेंज सिटी है ना वह किस शहर को बोलते हैं। तो आपका नासिक को कि नागपुर को कि पुणे को कि जलगांव, किसको बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखने जो नागपुर है ना, नागपुर को भारत को ऑरेंज सिटी बोलते हैं या संतरा शहर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले संतरे एक प्रमुख व्यापार के केंद्र होते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नागपुर हो जाएगा, क्योंकि नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरे का व्यापार होता है और संतरे का केंद्र बिंदु इसको बोलते हैं, इसलिए इसे ऑरेंज सिटी की नाम देते हैं या संज्ञा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, एक बार प्रश्न बना है कि इत्र के लिए कौन सी शहर प्रसिद्ध है या कौन सी जगह। तो याद रखना दोस्तों, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न आपका बन चुका है, इस चीज को याद रखेंगे। चमड़ा उद्योग नगरी के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखना चमड़ा उद्योग जो नगरी है वह किसको जानते हैं दोस्तों, कानपुर को जानते हैं। ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग कवर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। 13 नंबर की बात करेंगे दोस्तों कि वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपको बताना है शिमला है, क्या आपका नैनीताल है कि देहरादून है कि आपका भोपाल है। आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ पे है दोस्तों, तो वो देहरादून में है। देहरादून में, याद रखेंगे उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है दोस्तों, याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य होता है वनों की सुरक्षा करना और वनों की जैसे कि कटाई आदि को रोकना। इसका मुख्य यही कारण है दोस्तों, ये उत्तराखंड के देहरादून में उपस्थित है और जिसका नाम है वन अनुसंधान संस्थान। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो दोस्तों, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको कहीं कहीं पे CSIR भी नाम दे देते हैं या कहीं कहीं पे CDRI के नाम से जानते हैं। इसका जो संस्थान है दोस्तों ये कहाँ है, तो यूपी के लखनऊ में है। कहाँ पे दोस्तों, तो यूपी के लखनऊ में है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, जिसको केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तराखंड का। याद रखेंगे दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है। याद रखना दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये चीज़ आपके लिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। याद रखना, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो आप लोग अब तक इस बात को कहीं ना पढ़े होंगे कि जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अलग से पूछ लेता है, फूलों की घाटी अलग से पूछ लेता है, लेकिन ये भी प्यारे याद रख लेना कि फूलों की घाटी जो है ना वह नंदा देवी घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना उसी में स्थित है। याद रखना, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी उत्तराखंड में तो है ही है, लेकिन उस राज्य का एक जिला है जिस जिला का नाम है चामोली जिला, और उसी जिला में उपस्थित है। इस बात को याद रखना, इस बात को नोट कर लेना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रख लेना दोस्तों कि जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है आपको, तो मैंने बहुत बार बताया दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती 78%। अगर इसको डायरेक्टली देखें तो ऑक्सीजन पाई जाती 21%, या इसको कहीं कहीं पे इसको 20.95% भी लगते हैं, तो इसी को नियर अबाउट 21% बोल दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है 0.34%, जिसको CO2 बोलते हैं। और इसके बाद आपकी ऑर्गन गैस होती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं 0.93% आर्गन गैस होती है। इंपॉर्टेंट यही गैसों का नियम होता है और यही विवरण होता है जो पूछ लेता है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है जो आपकी होती है दोस्तों नाइट्रोजन 78% होती है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.34% होता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं।
आगे अब हम बात करेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं तो प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और कब से मनाया जाता है तो पहली बार 1970 में मनाया गया था 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इसी कारण ये इसी दिन से मनाते हैं दोस्तों पृथ्वी दिवस। कब तो 22 अप्रैल को, याद रखना दोस्तों। चलिए आगे अब हम चलते हैं, आगे देखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है दोस्तों, याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों के संरक्षण के लिए लाया गया था। पहली बात तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था बाघों की सुरक्षा। क्या उद्देश्य था प्यारे, तो याद रख लेना, तो बाघों की सुरक्षा इसका उद्देश्य था। और कब लाया गया था प्यारे, तो 1973 का ये सन है, इसी समय लाया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा हम तेजी से कवर करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न होंगे तो लंबी वीडियो होगी, थोड़ा हम इसका एनालिसिस कम देखेंगे और आगे इसको बढ़ते रहेंगे दोस्तों। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, याद रखना, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है तो याद रखना जलवायु परिवर्तन जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट है कि चट्टाने हैं कि आपका पेड़ पौधे है, तो याद रखना जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होती है औद्योगिक अपशिष्ट से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं दोस्तों, ऊंट को बोलते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, रेगिस्तान में जल संरक्षण हेतु एक पारंपरिक वहां की कला विधि है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर ये आप लोग देख रहे हैं, जो जोहड़ होता है, जो इस जोहड़ होता क्या है याद रखेंगे, तो राजस्थान में जैसे आप लोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखेंगे वहीं पे उपयोग में मिलती है। यह छोटा मिट्टी का बांध या चेक डैम होता है जो वर्षा के पानी को इकट्ठा करता है, उसे जमीन में रिसने देता है जिसमें भूजल स्तर बढ़ता है। और ये स्थानीय जल संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रभावी होता है क्योंकि यह जल की स्तर को कम करता है, जल स्तर नीचे नहीं होने देता है। जोहड़ ऐसी प्रक्रिया होती है जो जल की नियमित सतह की प्रवृत्ति को बनाए रखता है, जो कि रेगिस्तान में डैम या बांध को बनाकर ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है। याद रखना दोस्तों, क्षरण का मतलब होता है नुकसान, क्षय का मतलब होता है हानि। ओजोन परत होती है, यहाँ से प्रश्न बनता है, यह कौन सी मंडल का हिस्सा है, तो जो ओजोन परत होती है ये समताप मंडल का हिस्सा है। कौन सी मंडल का है दोस्तों, याद रखना समताप मंडल का हिस्सा है। और ओजोन परत जो होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम डाप्सन इकाई में मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसको मैं एक ही जगह पे कवर कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी पॉइंट है ना, सभी पॉइंट किसी न किसी साल पूछ लिए गए हैं। आप देखिएगा 2-3 बार आपको समताप मंडल से प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सी प्रकाश किरणों को रोकता है, अल्ट्रावायलेट को रोकता है, 2-3 बार ये चीज़ें पूछ ली गई है। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस, 16 सितंबर को मनाया जाता है, कई बार ये चीज़ें पूछ ली गई है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, डाप्सन इकाई में मापते हैं, 2 बार ये चीज़ें पूछ ली गई है। तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर गैस से निकलती है, आपके घरों में यूज होने वाली जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उन्हीं से CFC गैसें निर्मुक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, आगे चलिए देखते हैं गिद्धों की संख्या घटने का कारण क्या होता है। तो जैसे आप लोग कई बार ये प्रश्न पढ़े होंगे, तो गिद्धों की संख्या घटने का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। चलिए देखते हैं, जो आपका डाइक्लोफेनाक दवा है कि आपकी वनों की कटाई है कि ध्वनि प्रदूषण है। आपको बता दें जो भारत में दिन प्रतिदिन गिद्धों की जो काउंटिंग है, जो संख्या है वह घट रही है, तो वह एक दवा है जिसको लाल दवा के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोफेनाक। याद रखना दोस्तों, तो जो डाइक्लोफेनाक दवा होती है ना, याद रखेंगे जिसका उपयोग पशुओं के रोग में किया जाता है। जो पशु होते हैं ना, इनको एक बीमारी होती है, तो उसी बीमारी के बचाव हेतु डाइक्लोफेनाक नामक दवा दी जाती है। और जब ये पशु मर जाते हैं तो जब ये किसान भाई क्या होते हैं, इन पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। जब खुले में छोड़ देते हैं तो आपको पता है कि गिद्ध मांसाहारी है, तो गिद्ध उसके पशुओं के मांस को खाने के लिए उस पशु पर आता है, और इस दवा का यूज होने के कारण वो गिद्ध की दिन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। तो जो डाइक्लोफेनाक दवा है ना, या जो पशुओं को दी जाती है, इससे गिद्धों की संख्या घटती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? एशियाई शेरों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है और ये जगह है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए यह जानी जाती है गिर शेर परियोजना, याद रखेंगे, जो गुजरात में है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में है। अगर इसके बारे में और कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जानी जाती है। आगे चलिए देखते हैं भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। मैंने आपको बताया भी है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, उसका नाम क्या है? नीलगिरी है। याद रखेंगे क्या है, कौन सा है दोस्तों? तो नीलगिरी है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया गया है? ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ देखने को मिला है दोस्तों? तो अंटार्कटिका पे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, वटलैंड आयोग किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। तो जो आपका वटलैंड आयोग है दोस्तों, याद रखेंगे, इसकी रिपोर्ट सर्वप्रथम कब आई थी अगर पूछे तो 1987 में आई थी। और याद रखेंगे वटलैंड आयोग जो संबंधित है वह किससे, इसका गठन की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे इसका गठन 1983 में हुआ था। आपको बता रहे हैं इसका गठन 1983 में हुआ था। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी ना, पहली बार इसकी रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? तो 1987 में आई थी। और याद रखें इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास, मतलब कि निरंतर विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था वटलैंड आयोग का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ये आपको बताना है दोस्तों। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बता चुका हूँ कि भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक कौन से राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार, या बाघ जनगणना नहीं, बाघ गणना के अनुसार ऐसा हम कहेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में 785 बाघ पाए गए थे, या उनकी जो काउंटिंग हुई थी वह 785 की गई थी। तो याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक टाइगर जो पाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व किस राज्य को बोलते हैं? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। या टाइगर रिजर्व किस राज्य को कहते हैं, या सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? बायोम का मतलब है कि पृथ्वी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा घेरे हुए है। इस बात को ऐसे आप समझिएगा, वन है, चलिए, कि घास भूमि है, कि महासागर है, कि मरुस्थल है। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी का बड़ा बायोम है दोस्तों, याद रखेंगे वो कौन सा है दोस्तों? तो वह आपका बायोम है महासागर। आपको पता है ना 71 से 75% भागों पे जल घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बायोम सबसे बड़ा जो पृथ्वी का है वह महासागर है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? आपको बता दें, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें दोस्तों, तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। ये आपका प्रश्न बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे, पहला है हिमालय, सेकंड नंबर का है पश्चिमी घाट, याद रखेंगे दोस्तों, और थर्ड नंबर पर श्रीलंका है, और इस श्रीलंका इंडो बर्मा क्षेत्र है, और इसके बाद सूडालैंड, जो कि 4 आपके हैं दोस्तों हॉटस्पॉट कितने भारत में। आपको केवल ये याद रखिए भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं। और नाम अगर याद रखना है तो हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, और इसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र, और इसके बाद सूडालैंड, ये पूरे आपके 4 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान साफ कर सकता है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन ऐसा जानवर है जिसकी जिह्वा बहुत बड़ी होती है, तभी तो अपना जीभ से कान साफ करता है? तो याद रखेंगे वो, उसका नाम है दोस्तों जिराफ। उसका नाम है जिराफ। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। जिराफ जो होता है ऐसा जानवर है जो अपनी जीभ से कान को साफ कर सकता है। इस बात को याद रखना, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का मुख्य भाग कौन होता है? जो नाइट्रोजन चक्र होता है पर्यावरण में, जो नाइट्रोजन की श्रृंखला होती है, इसका मुख्य भाग कौन होता है? जीवाणु, वृक्ष, पक्षी, कीट, किसके माध्यम से होता है? आपको बता दें दोस्तों, जो नाइट्रोजन का चक्रीकरण होता है, जो उसका सर्कल बना होता है, जो उसका सर्कल एक रूप से दूसरे रूप में नाइट्रोजन का स्थानांतरण होता रहता है दोस्तों, ये होता है जीवाणु के कारण। तो नाइट्रोजन चक्र का प्रमुख भाग कौन है दोस्तों? तो जीवाणु है। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगला 33 नंबर की बात करेंगे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, असम, उत्तराखंड, गुजरात कहाँ पे है दोस्तों? यही आपको बताना है। याद रखेंगे दोस्तों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, जो केरल राज्य का पालक्काड जिला है, याद रखेंगे जो इसका जिला है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है पालक्काड।
याद रखेंगे। जो ये जिला है केरल का, याद रखेंगे केरल राज्य है और इसका एक जिला है, यहीं पे है दोस्तों, याद रखेंगे साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से इसको जानते हैं। हिंदी नाम याद रखेंगे तो आप लोग भूलिएगा नहीं, शांत घाटी या इसको साइलेंट वैली बोलते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो केरल में है। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, इस बात को याद रखेंगे। और आपको एक बात बता दूं, 1985 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम 1985 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था साइलेंट वैली को, जो कि आपका केरल राज्य के पालक्काड जिला में है, ये बात को याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपको बताना है। चेरापूंजी, मानसीराम, आपका मुक्कू, इसके बाद पोर्ट ब्लेयर, कौन सा है दोस्तों। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो याद रखेंगे मानसीराम में होती है। जो याद रखेंगे दोस्तों, मेघालय राज्य का पूर्वी खास हिस्सा जो देखते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे तो वहीं मानसीराम एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लगभग 11,872 मिलीमीटर वर्षा वहाँ पे मापी गई है, मेजर की गई है। अधिकतम वर्षा की मात्रा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या होगा दोस्तों, मेघालय, जो कि मानसीराम। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो जो एयर पॉल्यूशन होती है, वायु का मतलब हवा से है दोस्तों, तो हवा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, वृक्षारोपण है, औद्योगिक धुआं है, क्या आपका वर्षा है, क्या आपका सिंचाई है। सिंचाई से आपका वायु प्रदूषण हो नहीं रहा है दोस्तों, वर्षा से आपका वायु प्रदूषण हो नहीं रहा है दोस्तों। वृक्षारोपण से संबंधित वायु प्रदूषण तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही घटेगा। तो याद रखेंगे जो औद्योगिक धुआं है, फैक्ट्री या जो कल कारखाने हैं, जो वाहन है, जो वायुयान है, जो चिमनियाँ हैं, जो भट्टियाँ हैं, उनके धुएं से उनके जो चिमनी से धुआं निकल रहा है, उससे एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है। रेड मतलब लाल होता है, और लाल रंग जो होता है दोस्तों खतरा होता है। खतरा का डाटा इसमें किससे संबंधित, किसका खतरा है दोस्तों, पर्यावरण नियम का, संकटग्रस्त प्रजातियां का, प्रदूषण के प्रकार का, वर्षा के आंकड़े का, किसका है दोस्तों। तो याद रखेंगे रेड डाटा बुक एक राज्य या देश के भीतर किसी विशेष क्षेत्र में संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं जो लुप्त के कगार पर चली गई हैं, उनका विवरण रखते हैं और उनको बचाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, तो रेड डाटा बुक जो होती है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण उसमें रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। मैंने तो आपको कई बार बताया दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं। कब प्यारे, 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे जो गंगा एक्शन प्लान है, जिसको GAP के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे GAP, याद रखेंगे गंगा एक्शन प्लान, जो इसका शॉर्टकट नेम होता है गंगा एक्शन प्लान। GAP का उद्देश्य क्या होता है, तो इसकी शुरुआत के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1985 में हुई थी, सन 1985 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, गंगा के नदी, जो गंगा नदी है ना, इसके जो जल है ना, इसकी गुणवत्ता में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखेंगे गंगा की सफाई करना ही गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपका बना है, गंगा एक्शन प्लान GAP सर्वप्रथम 1985 में लाया गया था। गंगा के जल को शुद्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य था या लक्ष्य था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन है दोस्तों, मानेसर है, गंगा सागर है, कि आपका रणथंभौर है, कि रन ऑफ कच्छ है, कौन है दोस्तों। तो याद रखेंगे, मैंने बताया भी है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों है, कौन है दोस्तों। तो याद रखेंगे वह है रन ऑफ कच्छ। कौन है दोस्तों, रन ऑफ कच्छ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों। नील क्रांति याद रखेंगे, नील क्रांति का संबंध यहाँ पे कहा है दोस्तों। तो नील क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो याद रखेंगे नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है। ऐसी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे ग्रीन पीस संगठन जो है दोस्तों वह मानवाधिकार से, कि पर्यावरण संरक्षण से, कि महिला सशक्तिकरण से, कि शिक्षा से, किससे जुड़ा हुआ है याद रखेंगे। जो ग्रीन पीस एक वैश्विक स्वतंत्र अभियान संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे, तो 1971 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो कनाडा में हुई थी। दोनों चीज़ याद रखना। इसकी स्थापना ग्रीन पीस संगठन की स्थापना याद रखना दोस्तों 1971 में, कहाँ पे दोस्तों, तो कनाडा में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करना और इसको खत्म करने संबंधित चीज़ों को लागू कराना ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण को संरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग है जो कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे कार्बन सिंक के नाम से जाने जाने वाला पृथ्वी का वह सक्रिय भाग जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियन अर्थात महासागर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 5 जून से लेकर 16 जून तक। इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना दोस्तों विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें 5 जून से लेकर 16 जून तक। सन क्या था दोस्तों, 1972 था और वो जगह था स्टॉकहोम। याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम वह जगह थी और यह जगह पड़ती कहाँ पे है दोस्तों, तो स्वीडन में पड़ती है। और यहीं पे जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ये चीज़ों को याद रखेंगे। स्वीडन में जगह पड़ती है जिसका नाम है स्टॉकहोम और इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और सर्वप्रथम 1972 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अक्षय ऊर्जा स्रोत मतलब कि जिसका क्षय न हो उसी को क्या बोलेंगे, अक्षय। और अक्षय का मतलब हो नुकसान, मतलब कि वह खपत न हो दोस्तों, कभी वह खत्म ही ना हो। कोयला भी क्षय ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, आपकी जो प्राकृतिक गैस है वो भी खत्म हो सकती है, जैसे एलपीजी हो गई, आपका सीएनजी हो गई, सब वैसे खत्म होने वाले रूप है। लेकिन सौर ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। यह अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये आपकी क्षय ऊर्जा स्रोत है। लेकिन अगर आपसे पूछे सौर ऊर्जा के बारे में पूछ दे, आपकी पवन ऊर्जा के बारे में पूछ दे, जल ऊर्जा के बारे में पूछ दे, भूतापी ऊर्जा, बायोमास के बारे में पूछ दे, ये सभी आपके क्या है दोस्तों, तो ये आपके अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, ये कभी क्षय नहीं होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बात अब हम करेंगे दोस्तों 46 नंबर प्रश्न की। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आपसे मैं कहूंगा कि आप वीडियो में नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देख के हमको बताइएगा कि पूरे 100 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न को सही कर लिया दोस्तों। ये चीज़ आपके लिए आज का काफ़ी खास रहेगा। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के जब वर्षा का समय का शुरुआत होता है ना, तो सरकार की योजना चलाती है और उसका उद्देश्य होता है ना कि प्रत्येक गांव में जो ज़मीनें हैं, जो कि सरकारी प्लाट हैं, जो जगहें हैं, वहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे वृक्षारोपण कराया जाए। तो वन्य जीव सप्ताह के नाम से जानते हैं। जो ये वर्षा का शुरुआती दौर होता है, जो जुलाई, याद रखेंगे, तो जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है जिसको हम लोग 1 से 7 जुलाई बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वन्य जीव सप्ताह। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ही उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात करेंगे भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। याद रखेंगे भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारत में सर्वप्रथम पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत बताइएगा उत्तराखंड में या स्थित है। ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक ना। इसका सर्वप्रथम पहले अगर नाम पूछे ना तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मूल रूप से इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। हेली नेशनल पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और इसको बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक।
ठीक है। और चलिए आगे आपसे मैं अगर पूछूं कि आप हमको बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप क्या बताइएगा दोस्तों, क्या बताइएगा, बताइए थोड़ा देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे यह मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे मैं पूछूं बताइए दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है। जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता रहा हूँ कि जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वह पश्चिम बंगाल में है। और आपसे मैं पूछूं कि बता दीजिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एशियाई संरक्षणों के लिए जाना जाता है गिर फॉर गुजरात। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, यही है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी वीडियो का आधा भी प्रश्न नहीं कवर कर पाए, आप लोग वीडियो से थोड़ा भी वो मत होइएगा, बोरिंग महसूस ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ देकर जाएगी। अगर आप एक बार में वीडियो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो रुक रुक के 2-3 बार में वीडियो जरूर देखिएगा और अपने प्लेलिस्ट में सजो के रखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए ओजोन परत पृथ्वी के किस प्रकार के किरणों से बचाती है, मैं तो बता दिया दोस्तों। पृथ्वी को जो ओजोन परत होती है ना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि सुपर साइक्लोन 1999 में किस राज्य में आया था, तो जो सुपर साइक्लोन था याद रखेंगे दोस्तों ये एक चक्रवात है। क्या है दोस्तों, ये चक्रवात है और 1999 में आया था उड़ीसा में। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में आया था, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों, अस्थायीता होती है, क्या आपका विविधता होता है, क्या आपका पारस्परिक क्रिया होती है, क्या आपका स्थान परिवर्तन होता है, क्या होता है दोस्तों, तो पर्यावरण की प्रमुख विशेषता होती है पारस्परिक क्रिया। क्या होती है दोस्तों, पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में निम्न में कौन सा शामिल है, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है ना उसमें कौन सा शामिल होगा आपको बताएगा। मानव जनसंख्या, मानव जनसंख्या आपका प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं शामिल होगा। याद रखना दोस्तों, जो मानव जनसंख्या है ना वो मान लेते हैं कि ठीक है, मानव को आप मान लीजिए, जनसंख्या को मान लीजिए कि अब प्राकृतिक पर्यावरण में होगा, लेकिन याद रखना कृत्रिम उपकरण जो होता है ये आपका नहीं होगा। ऊर्जा के स्रोत होते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं, मानव जनसंख्या ये भी नहीं करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में विवाद रहा। आयोग ने जल, भूमि और वायु को माना क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें होती हैं और यही प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसको ईपीआई बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे जो आपका ईपीआई है उसके अनुसार 2024 में भारत का स्थान क्या था, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो ईपीआई जारी करती है दोस्तों, याद रखेंगे इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन जो आपका इंडेक्स है, उस इंडेक्स 2024 में पूछा है कि भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान जो दोस्तों था 176वां। याद रखेंगे क्या था दोस्तों, तो 176वां स्थान था, जो कि काफ़ी बुरा स्थान था। पूरे 180 देशों ने हिस्सा लिया था, उसमें भारत का 176वां स्थान था, तो काफ़ी दयनीय स्थान था। आप लोग याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है, तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है वह कौन सा है दोस्तों, तो इसका नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। याद रखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको एनजीटी बोलते हैं। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एनजीटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 2010 में हुई थी। कब दोस्तों, तो 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय जो न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु यह किया गया था, जिसका नाम है एनजीटी, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। आगे देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो पृथ्वी के सबसे पास जो परत होती है वो कौन सी होती है प्यारे, क्षोभमंडल होती है। कौन होती है दोस्तों, देखो यहाँ से बहुत प्रश्न बने हैं दोस्तों। सबसे नीचे होता है आपका क्षोभमंडल, इसके ऊपर जाने पर होता है आपका समताप मंडल, इसके ऊपर जाएंगे दोस्तों होगा आपका मध्य मंडल,
और इसके ऊपर जाएंगे होगा प्यारे आपका आयन मंडल, और इसके ऊपर जाएंगे दोस्तों होगा आपका वायुमंडल। जो आपका वायुमंडल है यह 5 परतों में विभक्त हुआ है। सबसे नीचे पूछा क्षोभमंडल, मौसमी घटना यहीं पे घटित होती है। उसके बाद ऊपर जाएंगे समताप मंडल, जो वायुयान उड़ते हैं यहीं पे उड़ते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और मिलता है प्यारे कि जो ओजोन परत होती है यहीं पे होती है। उल्का पिंड कहाँ पे जलते हैं, ठंडी परत किसे बोलते हैं, तो मध्य मंडल को बोलते हैं। रेडियो तरंगे कहाँ पे चलती हैं, तो आयन मंडल में चलती हैं। और जो अक्रिय गैसें होती हैं वह, जैसे कि अक्रिय गैसें का रूप तो मैं न कहूँ, सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत जिसको बोलते हैं वो वायुमंडल होता है, ठीक ना। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है वह क्षोभमंडल है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। औसतन इसकी जो ऊंचाई है ना वह 13 से 15 किलोमीटर होती है, ये भी चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक मार्ग का संबंध किससे होता है दोस्तों। तो जो एक मार्ग होता है ना वह भारत में कृषि उत्पाद जो होते हैं ना दोस्तों उन पर एक प्रमाण चिन्ह लगाया जाता है। और प्रमाण चिन्ह जो होता है ना वह सरकारी मानकों के अनुसार गुणवत्ता जो होती है ना वो गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो एक मार्ग का संबंध किससे होता है, तो गुणवत्ता से होता है। याद रखेंगे, जो भी आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, अगर उस पर एक मार्ग का जो लोगो लगा है या उस पर जो उसका सिंबल बना है उसकी पहचान गुणवत्ता से है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो वनों के जो जीव हैं, वन में जो जीव निवास करते हैं उनकी सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम जो प्रावधान लाया गया वह सन 1972 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया। और प्रभावी सुरक्षा ये मतलब था कि तस्करी आदि, व्यापार आदि चीज़ों पर रोक लगाई जाए। जितने भी वन्य में जीव हैं उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाए। जो सर्वप्रथम कब आया, तो 1972 में आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। आगे देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, मतलब गलत है दोस्तों। यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो बात सही है दोस्तों। यह उच्च ऊष्मीमान होता है, बिल्कुल होता है। यह नीली ज्वाला से जलता है, बिल्कुल जलता है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है। जो गैसें होती हैं एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, इससे मीथेन गैस निकलती है। नो, यही गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। एलपीजी कई बार पूछा है। और इसी क्रम में सीएनजी भी पूछता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग वाहनों में करते हैं। एक गैसीय रूप होता है। तो यह सीएनजी और एलपीजी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की जो बात करेंगे दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों है वह नीदरलैंड में है। कहाँ पे दोस्तों, नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड में एक जगह है जिस जगह का नाम है एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। जो पर्यावरणीय संगठन है ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। और यह एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है जो अपने अभियानों के लिए जाना जाता है, जो कि जिसका काम ही होता है दोस्तों पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना या पर्यावरण संबंधित अपनी योग्यताओं को चीज़ों में या प्रकाश में लाना। ठीक है, आगे देखते हैं 59 नंबर की हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना दोस्तों वह कहाँ पे है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसको आईसीजे के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है ना वह कहाँ पे है दोस्तों, तो वह नीदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ पे दोस्तों, तो हेग शहर में है। और ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, तो नीदरलैंड में पड़ती है, जो हेग शहर में है नीदरलैंड के। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग बिल्कुल सही करिएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर की बात करेंगे। 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है। अजैविक घटक कौन है दोस्तों, मतलब कि अजैविक घटक कौन सा है, मतलब कि जिसमें जीवन पाया जाता हो। अजैविक सॉरी यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न घुमा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक नहीं है मतलब क्या होगा दोस्तों, जैविक घटक होगा। और जैविक उसे बोलते हैं जिसमें जीवन पाया जाता हो। अब इसमें ढूंढिएगा किसमें जीवन पाया जाएगा, फास्फोरस में। फास्फोरस आपका अजैविक घटक है। यहाँ पे मृदा मिट्टी जो होती है अजैविक घटक है। प्रोटीन अजैविक घटक है। कवक जो है दोस्तों याद रखेंगे, यही दोस्तों अजैविक घटक नहीं है, मतलब ये जैविक घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न को आप कई बार पढ़िए। प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आप प्रश्न की गहराइयों तक जाएंगे, गर्त तक जाएंगे और वहीं से आंसर को निचोड़ कर लाएंगे दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर की बात करते हैं। WWF से आशय है, क्या है दोस्तों? तो WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और बहाली के क्षेत्र में काम करता है, और WWF का पूर्ण रूप ही होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बना है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटोपैक्सी एक जो आपका जागृत, यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे इसका नाम ही है दोस्तों जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों? तो जो कोटोपैक्सी जो याद रखेंगे जो ये ज्वालामुखी है ना दोस्तों, याद रखेंगे एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। याद रखेंगे जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। याद रखेंगे दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे जो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो वो आपका एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को सूची में कब जोड़ा गया, ये बताना है दोस्तों। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, याद रखेंगे विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको कब नामित किया गया? तो 1985 में यूनेस्को द्वारा, याद रखेंगे यूनेस्को द्वारा 1985 में इसे सजोया गया। जो याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो असम में है, और एक सिंह के गैंडे के लिए उपस्थित है। याद रखेंगे कब जोड़ा गया? तो 1985 में जोड़ा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ? असम में, एक सिंह के गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, यही आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या प्यारे इस समय, जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूं, इस समय है 5। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो याद रखना, चीन है, फ्रांस है, रूस है, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे दोस्तों, एक बार और बता रहा हूँ, लिखना उतना संभव नहीं है। जो आपका चीन, फ्रांस और इसके बाद रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपके 5 अस्थायी सदस्य हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इनके पास जो होती है ना दोस्तों, ये देश जो होते हैं ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख विजयी शक्तियां थी, और इन अस्थायी सदस्यों के पास किसी भी प्रस्ताव पर वीटो अधिकार होता है। वीटो अधिकार, जिसको विशेषाधिकार का नाम देते हैं, वीटो अधिकार होता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में कितने अस्थायी सदस्य पूछे तो 5 को याद रख लीजिएगा। कौन कौन? तो आपके सामने मैंने बता ही दिया। आगे देखते हैं, 65 नंबर की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, या पारिस्थितिकी तंत्र या पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो याद रखना, बिना सोचे समझे मार दो, सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश किरणें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा भारत का शहर झीलों का शहर कहलाता है, आपको यही बताना है। तो याद रखेंगे कौन ऐसा शहर है जिसे हम झीलों का शहर के नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे भारत में झीलों का शहर, याद रखेंगे दोस्तों सिटी ऑफ लेकिस, जो इसको किसको कहते हैं दोस्तों? तो उदयपुर को कहते हैं। याद रखना है, इसमें से कुछ इतना तो नहीं सही होगा। याद रखेंगे जो ये प्रश्न बना है, यह प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब ये प्रश्न मुझे रिवीजन कराने का ध्येय था, मैं उस परीक्षा का नाम नहीं लूँगा जहाँ से प्रश्न मैंने कवर किया, जो कि नेट JRF जो होता है, वहाँ के परीक्षा में प्रश्न बना था कि कौन सा भारत का शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो याद रखेंगे झीलों का शहर किसे बोलते हैं? तो याद रखना, झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं। कोई भी इसमें से सही नहीं है। याद रखना, अपने अनुसार आप लोग इसको सजोकर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? मैंने बता भी दिया, 1972 में। वन्य जीव जो वनों की सुरक्षा, वनों में जो जीव सुरक्षित, वनों में जो जीव निवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए लाया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। कब? तो 1972 में। आगे देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कपास। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आगे देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हम प्रश्न बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी दोस्तों, याद रखेंगे UNEP। क्या थी दोस्तों? तो UNEP थी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत कम समय में चीज़ों को कवर कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आपको बोरिंग ना हो दोस्तों, इसलिए आपको बहुत कम समय में हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किस स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? याद रखेंगे, तो जो ध्वनियों का प्रदूषण 70 डेसिबल से ज़्यादा होती है, इसे प्रदूषित ध्वनि में हम रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। याद रखेंगे, इस बात को याद रखें, WHO के अनुसार 70 डेसिबल से ऊपर की ध्वनियों को प्रदूषित साउंड के रूप में
पॉलिसी साउंड के रूप में हम मानेंगे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव। और पेड़ों की सुरक्षा हेतु पेड़ों को कटने से बचाने के लिए वनों की कटाई को रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य स्रोत था, याद रखेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। 1970 के दशक में हुआ था। पेड़ों को कटने से रोकने के लिए वहाँ की जो जनजातियाँ थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी, अतिक प्रेम था उनका। ये चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसें जो होती है ना, यह जो एक लेयर बना देती है, सूर्य के प्रकाश किरणें अंदर तो आ जाती हैं लेकिन इस लेयर के बाहर नहीं निकल पाती। इससे आपका वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला बात करते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। आपको मैंने बताया भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। तो याद रखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं जैव ईंधन का उदाहरण है। तो याद रखेंगे दोस्तों जैव ईंधन का उदाहरण क्या है? पेट्रोल नो, डीजल नहीं दोस्तों, याद रखेंगे कोयला भी नहीं होगा। आपका बायोगैस जैव ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का ग्रीन स्टेट किसे बोलते हैं। भारत का ग्रीन स्टेट के नाम से हम किसे जानते हैं? तो एक ऐसा राज्य है जिसका एक बहुत सा भौगोलिक क्षेत्र जो है दोस्तों, याद रखेंगे वह जंगलों से ढका हुआ है, जो याद रखेंगे ये हरियाली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और उस राज्य का नाम है दोस्तों आपका क्या है? तो मिजोरम है। याद रखेंगे मिजोरम को ग्रीन स्टेट के नाम से जानते हैं, जो कि जंगलों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे, ग्रीन स्टेट के नाम से इसको हम जानते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अभी मैंने बताया वो रिपीटेड प्रश्न है, 2010 में स्थापना इसकी हुई थी। ये बातें याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, याद रखना ग्रीन बेल्ट एक नीति या भूमि नियोजित पदनाम है। याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों शहरी क्षेत्रों के विस्तार को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसका प्रमुख कार्य होता है पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषणों को नियंत्रित करना, और जो शहरी क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ हवा और प्रदूषित वातावरण प्राकृतिक वातावरण कैसे मिल सके, इसी को बोलते हैं ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रदूषण का नियंत्रण, ये याद रखेंगे प्रदूषण का नियंत्रण, शहरीकरण को रोकना और शहर में निवास करने वाली जनजातियों को शुद्ध हवा ये चीज़ें उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे था, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध वनों की कटाई से, बड़े बांधों के विस्थापन से, जल प्रदूषण से, खनन से किससे था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बड़े बांधों जैसे सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध से शुरू हुआ था, जो सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों बांध परियोजना के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव के मुद्दों को उजागर करना था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा, बड़े बांधों के विस्थापन से नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था, जो कि नर्मदा नदी पर ऐसे बांध को बनाने से रोकने से था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, आपको यही बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल है दोस्तों, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है। जो ग्रीन मफलर होती है ना दोस्तों, जो कि आपकी शहरों में जो रोडे होते हैं, रोडे के किनारे जो लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 वृक्ष रोपण कराए जाते हैं, वही होते हैं। तो ग्रीन मफलर योजना का जो ग्रीन मफलर की जो प्रविधि होती है, इसका मतलब ये होता है प्रदूषण नियंत्रण हेतु पौधे लगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है, याद रखेंगे दोस्तों। जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है दोस्तों, याद रखेंगे यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे यह रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों, तो रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल से हो जाएगा। यह 1962 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपके लिए
इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं किस प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। याद रखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे वह किसके कारण होता है, किस प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जल प्रदूषण, क्या आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आपको बता दें जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है दोस्तों, यह आपका वाटर पोल्यूशन के कारण होता है, जल प्रदूषण के कारण होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसमें होता क्या है, आमतौर पर नाइट्रेट से दूषित पेयजल के सेवन के कारण होता है। जो नाइट्रेट होता है ना, याद रखेंगे इसका जब हम सेवन अपने शरीर में करते हैं तो इसके जो नाइट्रेट और जल का मिक्सचर होता है, इसके सेवन से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और जिसके कारण जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है और शिशु की त्वचा नीली पड़ने लगती है। यह ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। जो बच्चे होते हैं, शिशु मतलब बच्चे होते हैं, इनकी जो त्वचा होती है वो नीली पड़ने लगती है क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जो भारत का पहला परमाणु संयंत्र कोटा, तारापुर, काकरापार और कलपक्कम कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे दोस्तों, तो तारापुर में है। कहाँ पे दोस्तों, तारापुर में। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि तारापुर में लगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तारापुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। और याद रखेंगे सर्वप्रथम 1969 में चालू हुआ। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, आपको यही बताना है। तो याद रखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत होता है पराबैंगनी किरणें होती है, कि जो परमाणु परीक्षण होता है, कि ग्रीन हाउस गैसें होती है, कि आपका वर्षा होता है। वर्षा रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है, पराबैंगनी किरणें नहीं है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें नहीं है दोस्तों। परमाणु परीक्षण से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। जो परमाणु परीक्षण होता है उसमें से रेडियोधर्मी तरंगें निकलती हैं या रेडियोधर्मी प्रदूषण का वहां से शिलान्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन से कौन सा खतरा है। जलवायु परिवर्तन से कौन सा खतरा है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो जलवायु परिवर्तन है इससे समुद्री स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। वर्षा कम होता है, बिल्कुल जलवायु परिवर्तन से वर्षा कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, सही बात है। जैव विविधता का नुकसान होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। जलवायु में परिवर्तन होगा तो जैव विविधता नुकसान होगा, प्रतिकूल होगा। जो आपकी पर्यावरण होगा, पर्यावरण के प्रतिकूल क्रियाएं होगी। तो याद रखेंगे उपरोक्त सभी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ना, वह किससे जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से। आपको बता दें ग्रीन हाउस गैसें में CO2 होती है, CH4 होती है, आपका CFC होता है और आपका N2 होता है। सभी क्या है दोस्तों, इनका रूप क्या है, इनका रूप है दोस्तों गैसी। तो याद रखेंगे गैस क्या है, वायु है, एयर पॉल्यूशन से सब चीज़ें हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है, तो वायु प्रदूषण से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका खनन है, वनों की कटाई है, वृक्षारोपण है और नहर का निर्माण है। खनन से आप लोग अपरदन को नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। याद रखें वनों की कटाई करके आप मृदा अपरदन को नहीं रोक सकते। नहर निर्माण एक मुख्य कारण नहीं होगा। वृक्षारोपण, वृक्ष का अधिक से अधिक रोपण करके, वृक्षारोपण करके आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ना, दोस्तों जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों को शेयर करके हमारी मदद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं वनों की कटाई से संबंधित अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों, तो जो वनों की कटाई होती है सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, जो वायु गुणवत्ता होती है इस पर पड़ता है। बिल्कुल सही दोस्तों। वर्षा पर भी, वन कटते हैं तो वर्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वर्षा नहीं होती है दोस्तों। जो पेड़ पौधे होते हैं वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जैव विविधता पर बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे, उपयुक्त सभी को लॉक कर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वन आच्छादन वाला देश कौन है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा वन आच्छादन वाला देश कौन है दोस्तों। विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों में पाए जाते हैं। इनमें से रूस
ऐसा देश है जो कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वन रूस में पाए जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक वन आच्छादन वाला देश कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करिएगा, रूस है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, नीली क्रांति जो मत्स्य पालन से संबंधित है और इसके जो जनक है डॉक्टर अरुण कृतिवास सिंह है। याद रखेंगे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, मत्स्य पालन से होती है और इसके जनक डॉक्टर अरुण कृतिवास सिंह है। चलिए आगे देखते हैं, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष के जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। याद रखेंगे, जुलाई आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एजेंडा 21 किससे संबंधित है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो जो एजेंडा 21 है ना दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक बाध्यकारी कार्य योजना है, आपको बता दें। और जो एजेंडा 21 है वह पर्यावरण व सतत विकास से है। पर्यावरण व सतत विकास से एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट से ली गई है? तो जो सतत विकास की परिभाषा है दोस्तों, यह वुडलैंड रिपोर्ट से ली गई है। कौन सी रिपोर्ट से दोस्तों? वुडलैंड रिपोर्ट से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, वुडलैंड रिपोर्ट से ली गई है सतत विकास की परिभाषा। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था, ये आपको बताना है। आप बताइएगा 2012 में, 15 में, 17 में, 20 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जो हुआ था, याद रखेंगे, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। याद रखेंगे, इसे 12 दिसंबर सन 2015 को पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 195 देशों द्वारा अपनाया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, कब लिया गया था? तो 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में लिया गया था, इस बात को याद रखेंगे। 195 देशों के संयुक्त रूप में देश थे और उनके बीचों यह समझौता लिया गया था। याद रखेंगे, जो जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता लिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, आपको बताना है दोस्तों। जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति है ना, वो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको पता होना चाहिए। परिधन के आवरण, परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो याद रखें किस भाषा से ली गई है दोस्तों, तो संस्कृत से। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही करिएगा। कितने लोग ग्रीक के साथ जाएंगे, इस बात को याद रखना, ग्रीक नहीं होगा, इस बात को याद रखना, इस चीज़ों को याद रखना। अगर आपको यही इंग्लिश शब्द ले लेता, आपको मैं बता रहा हूँ कितने लोगों के सामने समस्या होगी। जैसे कि आप लोग याद रखेंगे, जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, जो ये किस भाषा से लिया गया है, तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे, फ्रेंच भाषा का शब्द है। लेकिन पर्यावरण दोस्तों है ना, ये संस्कृत भाषा की उत्पत्ति है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, उसको किण्वन कहते हैं। याद रखेंगे, जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होती है ना, वो दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देती है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। यही प्रक्रिया होती है। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, जो इसका प्रोसेस होता है ना दोस्तों, वह किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था दोस्तों, वो 1986 में लागू किया गया था, ये अमल में आया था। पर्यावरण के भौतिक एवं अजैविक संगठक क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, जो पर्यावरण का, अगला देखते हैं, पर्यावरण के जो भौतिक एवं अजैविक संगठक होते हैं ना, वह जैविक घटक कहलाते हैं कि भौतिक घटक कहलाते हैं कि आपके रासायनिक घटक कहलाते हैं कि आपके ऊर्जा घटक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे शब्द आपका एक लिया है, भौतिक एवं अजैविक घटक। तो भौतिक एवं अजैविक घटक क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो ये आपके भौतिक घटक कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? जो आपका रियो शिखर सम्मेलन है ना दोस्तों, यह किस वर्ष आयोजित हुआ था, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो रियो शिखर सम्मेलन है ना, वह 1992 में, कहाँ पे दोस्तों? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। ब्राजील के रियो डी
याद रखेंगे दोस्तों। जो ब्राज़ील के आपका रियो डी जेनेरियो शहर है वहीं पे हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1992 में रियो शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, यही आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नंबर, ये नंबर है दोस्तों आपका 100 का। आज की वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों को हमने कवर किया। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।